दोस्तों कैसे हैं आप लोग। और फाइनली क्या हमारा लोक सेवा आयोग का पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और पीसीएस के नोटिफिकेशन में आप सबको पता लग ही गया होगा। कल इसके बारे में एक छोटा सा एक विज्ञप्ति जारी हुई थी कि 7 तारीख को ये जारी होगा। और हाँ, आगे के एग्ज़ाम को बताने से पहले इस परीक्षा के बताने इसमें इसने सिलेबस में इस बार थोड़ा सा चेंजेस दिखे हैं प्री एग्ज़ाम के सिलेबस में, ठीक है ना। तो मैं आपको इसी वीडियो में ये बताने का प्रयास करूँगा कि आप अभी से बेसिकली क्या है कि जो नई चीज़ें हैं उन पे क्या अभी से ध्यान दें, क्योंकि जो नई चीज़ें हैं वो आप जल्दी कवर अप कर लोगे, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। खासकर जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि अभी अभी जो नए नए रंग रूटे वो नहीं, ठीक है ना। जो पिछले 1-1.5 साल से बहुत ही सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जैसे आपको ये दिख ही रहा है, थोड़ा बहुत इसमें इसको देख लेते हैं। उसकी 2025 की परीक्षा है और आज से क्या है विज्ञापन प्रकाशन हुआ है। और इसी महीने की 27 तारीख इसका क्या है लास्ट डेट है। और 3 जून तक, 3 जून से 12 जून तक उसमें क्या कर सकते हो आप संशोधित कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि कुछ दिन पहले लोक सेवा आयोग ने, ठीक है, पीसीएस परीक्षा के लिए है 29 जून का डेट घोषित किया था कि उस दिन एग्ज़ाम स्पेशल, मतलब एक विज्ञप्ति जारी की 29 जून को क्या होगा एग्ज़ाम होगा ये। तो बहुत सारे बच्चे इसमें ये कह रहे हैं कि उस दिन क्या है वन दरोगा या किसी ग्रुप सी का कोई एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो मे भी क्या है वो खिसक सके। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आता है या चीज़ें आती है उसमें देखो साफ साफ उसने क्या कर दिया, 7 मई को विज्ञप्ति जारी की, 27 दिन यानी आपको 20 दिन में फॉर्म भर के देना है। और 3 जून से 12 जून तक वो क्या करेगा संशोधन करने की बात करेगा। उसके बावजूद भी 12 जून के बाद भी 8 8 मतलब लगभग 15 दिन के पास हैं आयोग के पास, जिसमें वो आपका क्या कर सकता है सबको चीज़ें ठीक ठाक कर सकता है। यानी कि अगर आप कोई संशोधन करते हो, ठीक है, उस संशोधन से तो कोई मतलब नहीं होता, वो अपडेट अपना आप ऑटोमेटिक हो जाएगा और वो आपको क्या करेगा विज्ञप्ति, मतलब आपका एग्ज़ाम कराएगा। तो मेरे हिसाब से, ठीक है ना, आप लोग इसके भरोसे बिल्कुल ना रहें कि डेट आगे खिसकेगी, ठीक है ना। आप लोग 29 जून के हिसाब से ही तैयारी करें। और मेरे इसको लेके लगातार अब क्या वीडियो आने वाले हैं, मतलब वीडियो बन ही रहे हैं, आज भी आएगा कल भी आएगा, जिसमें क्या है जल्दी जल्दी हम क्या सभी चीज़ें कवर अप करेंगे। खासकर जैसे उत्तराखंड का इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, ये ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कि पीसीएस में क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। तो मेरा जो पूरा फोकस है इस समय क्या है स्टूडेंट के पीसीएस को लेकर है। एक महीना 1.5 महीना हमारे पास है, हमें पूरी मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे अपने काम के बारे में। और मैं आपको बता दें कि आप 29 जून के हिसाब से ही तैयारी करें, किसी प्रकार से आगे की डेट के बारे में ना सोचें, ठीक है। तो बाकी इसमें वो सभी चीज़ें इसमें साफ साफ कहा गया कि अगर आपको आरक्षण चाहिए एज को लेके तो आपको क्या है आरक्षण को मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण दिया जाएगा इसमें, ठीक है। फिर बाकी इससे आगे इस वाली लाइन में ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ये भी उसने किया वेटिंग के बारे में बात की, हम वेटिंग किसी प्रकार की नहीं करेंगे, ठीक है ना। और आप लास्ट डेट तक फॉर्म भरने के बारे में ना करो। और 27 मई जो लास्ट डेट है, ठीक है, इसमें एक चीज़ बता दो, जो 27 मई लास्ट डेट है, 27 मई अगले महीने, ठीक है। वो लास्ट डेट से पहले पहले आप सारी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास कोई SC ST OBC का सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करना है, या आपका क्या है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम नहीं है वगैरह वगैरह, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ तक कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप 27 मई से पहले पहले ये 27 मई तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों का भी पेपर ही नहीं हुआ तो लोग इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एडिट करेक्शन के बारे में बता दें कि ऊपर उसने 3 तारीख को एडिट करेक्शन का देगा वो। अब इसमें थोड़ा सा आते हैं इन पेपर के बारे में, ठीक है ना। EWS प्रमाण पत्र वगैरह हो गया, जो ये इसने पद दे रखे हैं, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर के 3 पद हैं, ये पद अभी बढ़ेंगे, ठीक है ना। इन संख्याओं की मतलब पूरे पूरे यानी मेंस एग्जाम होते होते इसमें क्या है चेंजेज होंगे, थोड़ा सा कई पदों की संख्या बढ़ेगी। और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर किसी प्रकार का आरक्षण उसने मेंशन नहीं किया है, केवल जनरल के 2 पद हैं और बाकी किसी एक SC का 1 पद है, बाकी उसको कैटेगराइज नहीं किया गया है, ठीक है ना। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा क्या है, जो नया आपको दिखाया जा रहा है राज्य आंदोलनकारी के बारे में। राज्य आंदोलनकारी की लगभग सीटें बढ़ी हैं इसमें, ठीक है, हर जगह एक एक सीट उनकी आई है। और राज्य आंदोलनकारी में भी क्या होना चाहिए, अनारक्षित होना चाहिए, ठीक है। जैसे उत्तराखंड महिला में 3 सीटें, उन 3 सीटों में से 2 क्या है अनरिजर्व महिला की है और 1 SC महिला की है आपको, ठीक है। मतलब ये जो थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं आयोग ने, आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा। उत्तराखंड महिला की क्या है, अगर जैसे फाइनेंस ऑफिसर की है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है उत्तराखंड महिला की जो है वो 3 सीटें, 3 में से 2 सीटें क्या है आरक्षित है, रिजर्व हैं, अनारक्षित हैं, यानी कि जनरल जो महिलाएं, ठीक है, और SC महिलाओं की 1 सीट है। ऐसे राज्य आंदोलनकारी में जो अनारक्षित है यानी जो अनरिजर्व की है वो 1 सीट है, ठीक है ना। तो आपको मतलब इससे इस तरह से पढ़ना है, तो इस कॉलम को जरूर पढ़ना है। राज्य आंदोलनकारी का 1 वो भी अनारक्षित है, ठीक है। तो यानी पीसीएस में अभी तक कहीं पर भी सारी जनरल की सीटें हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें
आंदोलनकारी में किसी प्रकार से अभी भी इसमें जैसे सब जगह अनारक्षित सीट है, यानी जनरल सीट है, उसमें SC ST OBC की कोई सीट नहीं है PCS में, ठीक है ना। PCS में SC ST OBC आंदोलनकारी कोई सीट नहीं, सब अनारक्षित सीटें हैं। तो ये आपको एक बताने वाली चीज़ थी, अगर किसी आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट बना है तो इस चीज़ पे ध्यान दे सकता है। दूसरा, भारत में जितने इसमें लिखा है विशेष अर्हता वाले पद, ठीक है ना। विशेष अर्हता वाले पद का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ पद ऐसे हैं जिसमें आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे ये उपनिबंधक श्रेणी है। उपनिबंधक का मतलब क्या होता है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार होता है। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में डेप्यूटी रजिस्ट्रार बनेगा उसमें। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, लॉ आपके पास होना चाहिए, आपने LLB किया होना चाहिए, तो आपको क्या है, आपको उसमें दिया जाएगा। मतलब प्रिफर मतलब अब इसमें अब जो अभी तक हुआ है मैं उसका से बता दूं आपको। विशेष अर्हता वाले पदों में क्या होता है कि जैसे आपका ये उपनिबंधक श्रेणी है, ठीक है ना, आपने क्या किया, प्री एग्ज़ाम दिया। अब प्री एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है ना, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, ठीक है ना। दूसरा, प्री क्वालिफाई करने का मतलब क्या है कि आपके GS में भी क्या है, आपके नंबर आए हैं और आपका CSET में भी नंबर आया, ठीक है ना। अब जो CSET आपने दिया है, उस CSET में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, बात समझ रहे हैं, CSET आपने क्वालिफाई किया, CSET क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने CSET क्वालिफाई नहीं किया तो इन सब को जो विशेष अर्हता कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आपने CSET क्वालिफाई कर लिया है, GS में माना बात आपके कितने आ गए, 80 मार्क्स आ गए, ठीक है ना, ये आपके 70 मार्क्स आ गए। तो लेकिन आपका CSET क्वालिफाई, आप 70 मार्क्स पे हो। तो जो लोग लॉ वाले होंगे, जो बच्चे लॉ वाले होंगे, तो भले ही क्या है, हो सकता है भले ही वो लोग क्या SDM जो ऊपर का पद है या फिर DSP का जो पद है उनके लिए क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन इन पदों के लिए वो क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा आप समझो इसमें कि माना बात क्या है, जो हमारा SDM का सबसे जो ऊपर का पद रहता है, इस पद में जो कट ऑफ जारी है, ठीक है, वो उस कट ऑफ जारी माना बात 86, ठीक है ना, या 88 या 90 लगा लो आप, ठीक है। कई लोग नाराज़ भी होते हैं कि इतना कम, 90 माना बात क्या है, SDM का मतलब जिसने CSET क्वालिफाई कर लिया प्लस GS में जिसके 90 मार्क्स हैं, तो उन बच्चों की वहाँ 90 से ऊपर बच्चों की कट ऑफ आई है, और उन बच्चों का क्या है, मतलब प्री क्वालिफाई हुआ है जनरल सीट के लिए। ये सब जनरल सीटें होती है, ये क्या है, विशेष अर्हता वाले पद हैं। तो जो उपनिबंधक श्रेणी वाला व्यक्ति, माना जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं आप किसी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, मैंने माना LLB किया हुआ है, लॉ किया हुआ है, तो मेरे क्या है 90 मार्क्स तो नहीं आए, लेकिन मेरे कितने आ गए, 75 मार्क्स आ गए, ठीक है ना, प्लस मेरा CSET क्वालिफाई है। तो उपनिबंधक श्रेणी वाले जो बच्चे होंगे या जिनके पास लॉ होगा, ठीक है ना, जिनके लॉ किया होगा, अगर वो 75 CSET क्वालिफाई है तो 75 वाले बच्चों को इन पदों के लिए लिया जाएगा। तो जब इनका मेंस होगा तो ये क्या अपने कैटेगरी में क्या करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। अगर कोई लड़का ऐसा जिसका LLB किया हुआ है और वो क्या है 90 क्या उसके 95 आ गए, तो SDM के लिए भी क्या करेगा, क्वालिफाई होगा, और इसके लिए भी क्या क्वालिफाई होगा, दोनों के लिए क्वालिफाई होगा। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करूँ कोई नया वीडियो बना के, खासकर इस प्रकार के पदों के लिए, ठीक है। तो ये सब वही हैं जो हमारा इसने पद क्रमांक दे रखा है 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, ठीक है, लिखा देखो यहाँ पर 16, 17। तो ये सब क्या विशेष अर्हता वाले पद है, 21, 22 सब। तो इसमें अगर आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन, तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा प्री के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं हुआ इस चीज़ के बारे में, लेकिन ऐसा है, ठीक है ना। बाकी इसमें जो और चीज़ें हैं तो उसमें उसने ये बोला कि NCC B सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट, तो अधिमान दिया जाएगा। ये उसने पहली बार इस तरह की चीज़ों को मेंशन किया है, ठीक है। लास्ट पेपर में भी ऐसा मेंशन था, इस बार उसने स्पेशली मेंशन किया है कि आपको किन किन चीज़ों का बेनिफिट मिल सकता है। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल नहीं है, ठीक है। यानी अब दूसरा इसमें क्या, पुलिस यानी DSP के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसलिए जिसके पास पर्वतीय क्षेत्र का सर्टिफिकेट नहीं है वो तुरंत बनवा लो, ठीक है ना, जोर शोर लगा के सर्टिफिकेट बन जाता है और आपको क्या हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। समय से पहले 27 तारीख से पहले बनाना अगले महीने की, ठीक है ना। बाकी जो आपको दिख रहा है इसमें बिना फुलाए, सीना फुलाए वगैरह, सामान्य भर्ती वगैरह, वो आपको नॉर्मल दिखा देगा। 21 से 42 साल इसमें एज है, ठीक है, और इसमें 1 जुलाई 2025 तक क्या हो जाना चाहिए, काउंट की जाएगी आपकी। जिनका रिजर्वेशन उनको 5 साल का इसमें बेनिफिट मिलेगा। बाकी अब आते हैं इसके सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस में जो चीज़ें चेंज हुई हैं ये तो खैर नॉर्मल है, मतलब जिसमें ध्यान देने जो कॉमन रहती है हमेशा, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता तो नहीं है। फॉर्म कैसे भरना उसके बारे में एडिट करेक्शन बता दिया, वो शुरुआत में लिखा हुआ। 166 रुपये की आपकी क्या है फ़ीस लगेगी इसमें, ठीक है ना। और उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चों को कोई शुल्क नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन भी कोविड के बाद यहाँ पर आया था। अब इसमें जो आगे कहानी आती है वो इसमें जैसे जैसे इसमें लिखा है
प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा वस्तु अहरकारी प्रकृति का होगा, जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अनिवार्य लाना होगा, यानी 30%। इसका मतलब क्या होता है? 33% अनिवार्य का मतलब क्या होता है कि 100 नंबर का पेपर होगा, तो 100 में से आपको 33%, 33% आपको 33 या 99, यानी आपको कम से कम उस पूरे पेपर में मिनिमम, ठीक है ना, आपको 36, उसने कहा 33% नंबर, यानी अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपके कम से कम 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपने 100 में से 40 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप क्वालिफाई हो गए उसके लिए, ठीक है ना। कम से कम इसलिए कह रहा हूँ कि यार एग्जैक्ट 30 में मैं कैसे बोलूँ कि आप क्या 100 में से 33 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लो, ठीक है ना। लेकिन जिसकी बहुत ही ख़राब मैथ्स है, रीजनिंग है, वो 100 में से 36 बिल्कुल सही सही क्वेश्चन कर ले तब भी हो जाएगा। देखो उसमें एक हिंदी वाला सेक्शन आता है जो 5 नंबर का होता है, ऐसे इंग्लिश वाला आता है वो भी 5 नंबर, 10 नंबर तो ये होगा उसमें, ठीक है। थोड़ा सा आप ढूंढ के करोगे तो मे भी आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम क्या है 33% क्वेश्चन करने पड़ेंगे। दूसरा उसमें क्या है, जो नंबर होता है 1.5 का होता है, वो 150 क्रॉस करता है उसको, तो 1.5 के हिसाब से आपको क्या है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें। इसमें परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में अनुक्रम सूचना आयोग वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन प्रवेश पत्र को प्रदान की जाए, अभ्यर्थियों को आवंटित करके जाना पड़ेगा। तो इसमें इसने लोग इस बार डेट नहीं लिखी इसमें, ठीक है, इसमें डेट का मेंशन नहीं है इसमें अभी तक। लेकिन ये है कि जो उसने विज्ञप्ति जारी की उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अभी कुछ दिन पहले की विज्ञप्ति, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, ठीक है। मुख्य परीक्षा के बारे में, तो मुख्य परीक्षा में आपको 250 रुपये फीस पड़ेगी। और साक्षात्कार के बारे में अब हम आते हैं सिलेबस में, जो मेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट कोड के बारे में, ये आपका देखो ये मैंने कहा ना 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। इसको देख लो एक बार, जो सेकंड प्रश्न पत्र है जो आपका सी सेट वाला है, इसमें 100 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है, इसलिए वो 300 करता है इसको, 150 यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो यानी 150 नंबर की जीएस आएगी आपकी। तो 150 नंबर की जीएस में अगर आपने 90 आराम से कर लिए तो आपका वहाँ तो आराम से क्वालिफाई होगा। आपको सी सेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपका क्या होगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर मेंस वाला सेक्शन है, मेंस में 8 पेपर, आप मेंस में जो है हमारे टोटल कितने हैं, 8 पेपर होते हैं, ठीक है। इन 8 पेपरों में आपको क्या है कितने नंबर का लाना पड़ता है, लगभग 1500 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 150 नंबर का आपका रिजर्वेशन, कुल मिला के 1650 नंबर का होता है। तो इस बार जो हमारा चेंज हुआ है जुगरान जी की उससे, तो यहाँ पर क्या नीति शास्त्र सत्य जो पेपर नंबर 6, 7, 6 के बाद जो 7, 8 है, 2 पेपर और एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं इसमें। बाकी इससे पहले वाले क्या है पहले से रहे हैं इसमें। सामान्य हिंदी को लेकर अभी बवाल हुआ था 2024 वाले पेपर में, तो उसको आप दोबारा से उस विज्ञप्ति को देख लेना, हिंदी में क्या क्या आता है वहाँ उसने सिलेबस दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर सिलेबस में क्या है, जो वस्तु इस प्रकार का भारतीय इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, तो जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, उसके साथ मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब आपको बेसिकली तो पढ़नी ही पढ़नी होती है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर क्या इस्लाम के बारे में उसने फोकस किया है, और भक्ति आंदोलन एक साथ आपको पढ़ना है। मुगल साम्राज्य के बारे में, यूरोपीय आगमन, भारत के वायसराय से भी क्या 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, वो उससे पूछेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इस वायसराय वाले सेक्शन में आपको जो पॉलिटी वाला सेक्शन वो भी कवर अप होगा, यानी जो अधिनियम वाला सेक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो उसने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में दे दिया है और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में दिया है, तो यानी आपको 1914 वाला सेक्शन को विशेष रूप से देखना पड़ेगा, खासकर 1920 यानी जो हमारा एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वहाँ तक आपको जाकर देखना पड़ेगा। अब दूसरा ये भारत शासन अधिनियम 1935, तो ये हिस्ट्री में इस सेक्शन को रख रहा है। इसलिए कहने मतलब है पॉलिटी का जो अधिनियम वाला सेक्शन है, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है, और जो 1935 एक्ट जो हमारा आखिरी एक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो अगला एक्ट आता है वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, और उसके बाद मॉन्टेगू चेंज, उसके बाद जो आता है हमारा ये माउंटबेटन प्लान आता है, ठीक है ना, जिसके बाद भारत का डिवीज़न हो जाता है। तो उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, और इसी के बाद उसने क्या तुरंत उत्तराखंड का इतिहास दे दिया, ठीक है ना। इसमें भारत और विश्व भूगोल दोनों दिया है, ठीक है ना। अब भारत के भूगोल को देखो, पहले तो उसने यहाँ भारत और विश्व का भूगोल में विश्व का भूगोल दिया है, और जिसका विश्व का भूगोल का अच्छा सेक्शन होगा, जिसने अच्छा पढ़ा होगा, वही भारत का भूगोल आराम से कर सकता है। तो आप देख रहे हो भारत विश्व का जो भूगोल है उसका जो सिलेबस वो ज़्यादा बड़ा है बजाय भारत का भूगोल का, इसलिए भारत का भूगोल लगभग 1 महीने में, या मतलब अगर आप पढ़ाते हो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे लगभग 1.5 महीना लगता है पढ़ाने में, 1.5 से 2 महीने लगता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ते हो तो कम से कम 2.5 महीना लगता है,
ठीक है। अब यहाँ पर पॉलिटी आ गई, तो जो पॉलिटी का ये वाला सेक्शन है ना, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये थोड़ा अलग सेक्शन, भारतीय राज्य व्यवस्था, राष्ट्रीय स्तर, संसदीय प्रणाली क्या होती है, ठीक है, संगठनात्मक गठबंधन की राजनीति क्या होती है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, लिंग, भारत में चुनाव सुधार, शासन, इन सब के बारे में आपको क्या जैसा ही लिखा हुआ है ना, ऐसे लिख के इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके नोट्स बना लेना आप, ज़्यादा बड़ा नोट्स नहीं होगा क्योंकि ये प्री का एग्ज़ाम का है। इसमें आपको क्या मेन चीज़ें देखनी है ठीक है ना। तो इसमें जैसे जो सबसे बढ़िया है इस चीज़ को पढ़ने के लिए, आप दृष्टि का जो पब्लिकेशन आता है उसका पॉलिटी की किताब ले लो, उसमें आपको मिलेगा। मेरे हिसाब से दृष्टि के जितने भी सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सब खरीद के एक तरह से पढ़ना शुरू कर दो, और वो सबसे बेस्ट बुक्स हैं उसमें, ठीक है। उसमें स्रोत वगैरह लिखे रहते हैं तो काफ़ी ठीक रहता है इसमें जो 11 सेक्शन है इसको आपको ध्यान देना। आर्थिक एवं वित्तीय सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, LPG के बारे में, यानी 91 का जो प्रोसेस है, RBI, नाबार्ड, इन सब संस्थाओं के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो 16 सेक्शन इसमें दे रखे हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। इन 16 क्वेश्चन में, सेक्शन में से कम से कम 150 नंबर का पेपर आएगा, तो 16 क्वेश्चन लगा के चलो, सबसे अगर एक क्वेश्चन भी आया, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पूछ रहा हो, तो अगर आप सिलेबस को एक के बाद एक कंप्लीट करते रहोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर भारत का संविधान है जो बेसिकली पूछता है, और राजनीति में संघीय कार्यपालिका, इन सब के बारे में। तो पॉलिटी वाले सेक्शन में उसने अलग अलग तरीके से क्या बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। फिर पंचायत राज सिस्टम के बारे में, लोक नीति, जो शिक्षा का अधिकार वगैरह, ये वाला सेक्शन, ठीक है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन वाले सेक्शन को आप सबसे पहले निपटा दो, ठीक है ना, क्योंकि ये तुरंत ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर बस इसके बाद आपका जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है, उसके सेक्शन को ठीक ठाक पूछता है, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए भी क्या आप करंट अफेयर्स वगैरह दे सकते, राजकोषीय नीति क्या होती है, लोक वित्त क्या होती है। मैं भी इस वाले सेक्शन में कुछ काम करूँगा, इसमें मतलब वीडियो बनाऊँगा, तो मतलब मैं भी टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियो बनाऊँगा जितना मुझसे हो सकेगा, तो वहाँ से एक हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें जितना भी सिलेबस आपको पता ही है, 6 यूनिट है टोटल इसमें, ठीक है ना। बुद्धिमत्ता वाला में वही आता है, संप्रेषण अंतर, इससे जो क्वेश्चन रहता है, निर्णय लेने की क्षमता, इसको क्वेश्चन रहता है, और सांख्यिकी विश्लेषण, डाटा ग्राफ वाला। और यूनिट 2 इसमें अंग्रेजी भाषा के बारे में होता है, वोकेबलरी वगैरह, ये हिंदी भाषा वाला। तो मैं आपको कहता हूँ यहाँ से आपका आराम से निकल जाएगा। फिर ये मेंस का आ जाता है सिलेबस, ठीक है दोस्तों। तो अभी प्री के बारे में हम बात करिए, प्री को लेके बहुत सारे वीडियो रहेंगे इससे आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।